मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज अपनी सेकेंड यूनिट इलास्टिसिटी के बारे में करने जा रहे हैं। आपने इलास्टिसिटी के बारे में अपने 11th में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हम उन चीज़ों को रिकलेक्ट करते हुए अपने आसपास कैसी चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं। किसी भी चीज़ का नाम पड़ा हुआ है तो नाम क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इन सब के बारे में जो अपने पास जनरल अवेयर की चीज़ें, अवेयरनेस की चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो सब के बारे में हम करेंगे और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। जीवन में एक बहुत बड़ा जो मुकाम होता है, वो मकान की छत होती है ना। बेसिकली जो जीवन के जो स्टेप कहे जाते हैं वो एक मकान होना चाहिए। मकान वो कहलाता है जिसकी छत होती है, और छत के बनने में सबसे बड़ा जो रूल है वो इसी टॉपिक का है, ठीक है ना। छत में क्या होना चाहिए, आरसीसी है तो क्या होना चाहिए, अगर पट्टियाँ हैं तो उसको कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में सारी जो काम की चीज़ें स्पेशली आती हैं उनको, बहुत सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो हम सॉलिड की यहाँ पे स्टडी करेंगे। सॉलिड के बारे में यहाँ पे आप जो थर्ड यूनिट आएगी उसमें हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर चैप्टर में हम सारी सॉलिड चीज़ों के बारे में काम करेंगे, ठोस वस्तुओं के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी, चाहे वो कोई भी पदार्थ है, वो अणुओं परमाणुओं से मिलकर के बना होता है ना। सामान्यतः वो जो हमें स्टेज में मिलते हैं वो अणु के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में ज़्यादा मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि अणु जब एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं तो उनमें आकर्षण बल होता है, और जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। तो जो स्पेशली जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो कुल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, वो निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी निगेटिव होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉलिड है वो अपने स्वरूप को बनाए रखता है, ठीक है ना। अगर हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो क्वांटा होता है वो कंपेरेटिवली पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो नेट अगर उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है तो वो फ्लो करता है, जैसा लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर देखते हैं। परंतु जो सॉलिड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नेट एनर्जी नेगेटिव होने के कारण वो अपने स्वरूप को बनाए रखता है। और यूजुअली जिस रूप में हमें कोई ठोस चीज़ मिल रही है, मान लो मेरे पास ये पेन है, ये इस रूप में मिल रहा है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, साम्यावस्था में, ठीक है ना। मतलब साम्यावस्था की अवस्था वो होती है जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की जो स्टेज आती है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उस स्थिति में ये कोई चीज़ अपने को मिलती है। अब अ, अगर हम इस स्थिति को डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब हम बाहर से फोर्स लगा दें, ठीक है ना। फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको दबाने वाला फोर्स लगाता हूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं इसको खींचने का काम करता हूँ तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो उसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस, अंतः आणविक या परमाणविक बल जो होते हैं, वो दिए गए का विरोध करते हैं। मान लो हमने इसको बल इस तरीके से लगाया कि अणु पास पास आ रहे हैं, तो इसमें आंतरिक जो बल लगेगा वो इस प्रकार लगेगा कि वो इसको फैलाने का काम करेगा। तो जैसे ही हम बल को हटाएंगे, ठीक है ना, तो वो जो आंतरिक बल है वो उसको अपनी पूर्व अवस्था में लाने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं किसी को खींच के बाहर लंबा करके इस तरीके से बाहर की तरफ पुल करता हूँ, तब इसके अणु एक दूसरे से दूर चले गए। दूर चले गए तो अब इसके बीच में जो परमाणु है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस है, चाहे वो आणविक हो चाहे परमाणविक हो, कैसा भी हो, वो क्या करेंगे कि उसको नजदीक लाने के लिए काम करेंगे, उसके विरोध में काम करेंगे, तो वो उसको नजदीक लाने का काम करेंगे।
तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा, वो उसको अपनी तरफ पुरानी अवस्था में लाने का, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की। मैं इसको अगर कहूँ कि अ, अगर मैं इस पेन को इस तरीके से पकड़ लूँ, यहाँ पे एक वेट लटका दूँ, वेट लटकाऊंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे क्लैंप कर रखा है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जैसे घर के छज्जे निकले हुए होते हैं और छज्जे पे कोई सामान गिर गया हो या कोई पड़ा हो या कोई कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ हो, तो छज्जा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाएगा। जैसा मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मगर ये टूटा नहीं है, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि अभी जो एक्सटर्नल जो इसमें फोर्स लग रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इसको ब्रेक कर सके। इसमें भी इंटर एटॉमिक फोर्सेज है, इंटर एटॉमिक फोर्सेज क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये जो अभी पर्टिकुलर केस में काम हो रहा है, ये बल आगू टॉर्क लगा रहा है, ये एक्सटर्नल टॉर्क है, इसमें इंटरनल टॉर्क भी डेवलप हो जाएगा। वो इंटरनल टॉर्क इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो इंटरनल टॉर्क क्या करेगा, जो अप्लाई टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और अगर उसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है ना, तो ये नेट जीरो हो जाएगा और ये इसी पोजीशन में रह जाएगा। जैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क हटा या एक्सटर्नल फोर्स हटा, है ना, तो ये क्या करेगा, जो इंटरनल टॉर्क या फोर्स है वो इसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे काम करा, मैंने इसको दबाया तो ये नीचे आया, और नीचे आके जैसे ही मैंने छोड़ा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें अंत आणविक जो बल थे वो इसको वापस अपनी पोजीशन में लेकर के आ गए, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है इंटर एटॉमिक फोर्सेस की, जो वस्तु को पूर्णतया, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं, तो ऐसी बॉडी कहलाती है इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थता का जो गुण है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच a body regain its original shape, size and volume when deforming forces have been removed। प्रत्यास्थता किसी भी ठोस का, किसी वस्तु का वह गुण है जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस, डिफॉर्मिंग मतलब जो विरूपित करने वाले जो बल हैं, विरूपित बलों को हटा लेने के पश्चात वस्तु को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था, मतलब उसकी आकृति, उसकी लंबाई और उसका आयतन वही हो जाए, उसमें ले आने का प्रयास करते हैं या ले आते हैं। ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है ना। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सारा जो मैंने बताया कि अपने घरों का जो स्ट्रक्चर का बेस होता है वो इसी चीज़ पे टिका, ठीक है ना। छत है, हम देखते हैं कई बार छत टूट जाती है, कई बार पुल गिर जाता है, क्यों गिर जाता है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि उसके इलास्टिक जो अंत परमाणु अ, जो बल थे, आणविक बल थे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा क्या लग गया, बाह्य बल लग गए। बाह्य बल लग गए तो वो उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं लेके आ सके, और वस्तु ने नई आकृति प्राप्त कर ली। नई आकृति प्राप्त कर ली मतलब क्या होगा, एक नई आकृति होता है, एक ब्रेकिंग भी होता है, ठीक है ना। तो जो टूटने की बात होती है वो ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो आपने 11th में एक ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, है ना। मगर मैं बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वो बहुत हमारे काम आए, ठीक है ना। तो अगर आप अपने को कोई कहे कि प्रत्यास्थता क्या होती है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि जो उसकी डेफिनेशन है वो आपको बता ही दी है, ठीक है ना। जस्ट मैं जल्दी से रिकलेक्ट करता हूँ, किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु की लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन हो सकता है। विरूपित या बाह्य बल, अपरूपण बल हटा लेने के पश्चात वस्तु यदि अपनी पूर्णता अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि वस्तु अपने पूर्वावस्था को एक निश्चित सीमा तक आरोपित बल तक ही प्राप्त कर सकती है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं है कि कितना भी बल लगा दें हर वस्तु क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर लेगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एक होती है आदर्श प्रत्यास्थ वस्तु। आदर्श प्रत्यास्थ वस्तु वो होगी जिसपे चाहे तो कितना भी बल क्यों न लगा दिया जाए, ठीक है ना, इनफाइनाइट मतलब मैंने कह दिया चाहे कितना भी, और उसको हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी
ओरिजिनल शेप और साइज को पहले जैसा प्राप्त कर लेती है तो वो वस्तु कहलाएगी पूर्णतया प्रत्याशा। नेचर में अभी तक कोई भी ऐसी ज्ञात वस्तु नहीं है जो इस श्रेणी में। हाँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रूथ्स इस आते हैं कि वो एक निश्चित सीमा तक एक बल है, वहां तक वो प्रत्यास्थता के गुण को दर्शाते हैं। प्रत्यास्थता के गुण को दर्शाने का मतलब क्या है कि उस बिंदु तक, उस बल तक या बल आगुण तक हटा लेने के पश्चात, एक्सटर्नल को हटाने के पश्चात वो अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और वॉल्यूम को रीगेन कर। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। इस बल तक ये वस्तु प्रत्यास्थ है, उसके बाद में उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो उसमें उसके आगे वो प्लास्टिकता की तरह बिहेव करने लग जाएगी। प्लास्टिकता का गुण क्या है वो भी अभी अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये सारे सर प्लास्टिकता का बेसिकली जो गुण है वो एक छोटी बता देते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल लगा, बाह्य बल लगाने के पश्चात, बाह्य बल कह दो या बल आगुण लगाने के पश्चात वस्तु पूर्णतया अपनी नई पूर्णतया पूर्व आकृति को प्राप्त नहीं कर पाती है और एक नई आकृति को प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु कहलाती है प्लास्टिक। मान लो मैं इसके ऊपर, कई बार हम देखते हैं कि इसके ऊपर बल लगाएं, बहुत ज्यादा बल लगाएं, ये बल लगाया, बालो ये बल लगाने के बाद तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा बैंड हुआ, बैंड के बाद हटा लेने के पश्चात क्या होगा, वापस होना। अगर मैं बहुत ज्यादा बल लगा दूं तो कई बार हम देखते हैं कि ये मुड़ना का मुड़ा रह जाता है, ये वापस पुरानी पोजीशन में नहीं आता। बहुत सारी प्रैक्टिकल हम चीजें देखते हैं, वो हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु जो नई आकृति को प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना, वो कहलाती है प्लास्टिक वस्तु। वो गुण कहलाता है, प्लास्टिकता का गुण कहलाता है। तो इलास्टिसिटी में तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज ऑब्टेन हो जाती है, और प्लास्टिकता में क्या होता है, नई आकृति प्राप्त हो जाती है। उसकी लंबाई परिवर्तित हो सकती है, उसका आयतन परिवर्तित हो सकता है, वो दोनों चीजें सेम रह करके उसका आकृति बदल सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज नई रूप में प्राप्त हो जाती है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, हम का, ठीक है ना। और अगर किसी वस्तु पे प्लास्टिक तक के आगे भी बल लगा दिया जाए तो वस्तु क्या हो जाती है, ब्रेक, ठीक है ना। ये फिर ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जो अपन को रिकलेक्ट करें, आज के जो टॉपिक है इसको रिकलेक्ट करें, तो प्लास्टिकता पदार्थ का वह गुण है जो बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु को नई आकृति, नए आयतन या नई लंबाई में प्राप्त करवा देता। ओरिजिनल शेप, साइज, शेप हो गया, साइज हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसको प्राप्त नहीं करती है, वो प्लास्टिकता का गुण है। इलास्टिसिटी में सारी चीजें क्या होती है, तीनों चीजें पुनः पुनः प्राप्त हो जाती है। तो अगर मैं रिकलेक्ट करूं तो रिकलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट एक बार इलास्टिसिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अतः इलास्टिकता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो अपूर्ण बल हटाने के पश्चात वस्तु को अपनी पूर्णतः पूर्व अवस्था में ले आता है। जब वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता तो वस्तु के अणु साम्य अवस्था में होते हैं, अर्थात उनके अणुओं के बीच की दूरी एक नियत दूरी इस प्रकार होती है कि नेट फोर्स कौन सा है, जो मैंने आपको बताया कि दूर होते हैं तो आकर्षण बल होता है, नजदीक आते हैं तो प्रतिकर्षण बल होता है। बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे कि बल का आयाम क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ के रूप में आपको बताऊँ तो इस तरीके से ये स्थिति ऊर्जा है और ये, ठीक है ना, ये ये वाला जो पोर्शन है ये तो है आकर्षण, और ये वाला जो पोर्शन है ये है, ये जो पॉइंट है मिनिमम, ये है इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं साम्यावस्था। जनरली बॉडी अभी जो मैं भी अपने को जो नेचर अपने को मिलती है, ठीक है ना, ये पैर मिल रहा है तो अभी कौन सी पोजीशन है,
अगर मैं इसको खींच करके यहाँ ले जाता हूँ, आर को मैंने बढ़ा करके यहाँ से यहाँ कर दिया, तो ये बॉडी चाहेगी कि वापस किधर आना, ठीक है ना, ये रेस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब आर को यहाँ की जगह यहाँ लेके आता हूँ, तो ये वापस क्या जाना चाहेगी, तो मेरे पास रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ करेगा, इसके अपोजिट काम। तो रेस्टोरिंग फोर्स का जो बिहेवियर है वो हमेशा एक्ट फोर्स के अपोजिट होता है, ठीक है ना। और एक निश्चित सीमा तक दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। और निश्चित सीमा के पश्चात एप्पल एक ज़्यादा हो जाता है और रेस्टोरिंग क्या होता है, कम हो जाता है, वो वही रहता है अधिकतम पोजीशन के बाद में वही रहता है, ठीक है ना? वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना, हर एक है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली इलास्टिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रतिक्रियात्मक बल भी कह सकते हैं उसको, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम देखें, ठीक है ना, तो अ, हम नेचर में, हम जीवन में इस तरह की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इन्हीं चीज़ों का क्या करते हैं, पालन करते हैं जीवन के अंदर। घर से जब दूर होते हैं तो हमें घर की याद आती है, ठीक है ना। जब सारे दिन घर ही बैठ रहे थे, ठीक है ना, अंदर ही बैठे थे, तब हमें दूर जाने की या बाहर निकलने की इच्छा होती है। तो ये भी नेचर का लॉ है, और हमारा जो जीवन होता है वो इन्हीं नियमों से बंधा हुआ है, उसी के हिसाब से होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ कि कैसे इलास्टिसिटी के अंदर प्रतिक्रियात्मक या इंटरनल फोर्सेस होते हैं, वो सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो फॉर्मूलेज हैं, और कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज़ आएंगी, ठीक है ना, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं जैसे बताता हूँ आपको, प्रतिबल है, विकृति है, विकृति कितने तरह की होती है उसके बारे में करेंगे, प्रतिबल कितने तरीके का होगा वो भी हम बात करेंगे, और फिर हम इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आएंगे, हुक्स लॉ के ऊपर आएंगे, और हुक्स लॉ के बाद में नए नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार हम जस्ट पहले बेस बनाएंगे जो 11th में आप करके आए, और उसमें जो चीज़ें आपने वहाँ नहीं पढ़ी, केवल थ्योरेटिकल पढ़ी हुई, उसका मैं प्रैक्टिकल रूप आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर हम एक एक चीज़ के डिटेल के बारे में, अगर हमें क्यों का पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। हाँ, आप में से किसी का अगर बाय द वे इन दिनों मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो थोड़ा सा समय निकाल करके उसमें चीज़ों के ऊपर देखिए आप कि जो कारीगर होते हैं वो कई बार ईंट को खड़ा रखते हैं, कई बार सीधा रखते हैं। मान लो ईंट ये है, ठीक है ना, तो कई बार वो ऐसा रखते हैं, कई जगह ऐसा भी रख देते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ काम में लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों का जो आंसर है वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। और मेनली की इफेक्ट कितना गुना होता है वो भी अपने को आना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में नए नए टॉपिक्स को, थैंक यू।